सौरभ शंकर, जिसने इस मंच पर पोडियम पर आने का सौभाग्य मुझे दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा है, आज ये सभागार पूरी तौर पर भरे हुए हैं। कुछ और आते, मौसम ने दगा दिया शायद, और जो लोग आए हैं उनका भी अभिनंदन है, क्योंकि उसने मौसम को झेला है। आने के लिए तो 14 तारीख ही मुनासिब था, लेकिन कुछ वजह रही होगी। कार्यमंडल ने उसको संशोधित करके 16 तारीख को बुलाने का काम किया, और इस वजह से कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन जो तादाद है हमारे पंडाल में, हमारे सभा कक्ष में, ये काबिल गौर है। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी विभाग, ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के हिंदी विभाग के संकाय सदस्यों ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर भाषा राजभाषा विषय संगोष्ठी सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। मुझे मालूम है कि निबंध लेखन कुछ था आप लोगों का, जो पहले ही संपादित हो चुका। आज शायद पुरस्कार वितरण बाकी है। तो इस आयोजन में जो भी सदस्य आए, सभागार में उपस्थित सभी छात्रों के साथ मैं मंचासीन अपने प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी का स्वागत करता हूं। उनका भी अभिनंदन करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शरीक हुए। मंचासीन मैं अपने महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक रसायन विज्ञान के प्रधान शिक्षक डॉक्टर रतनदीप सर का भी अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं, और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आतिथ्य स्वीकार किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसे विद्वानों के बीच किसी खास आयोजनों को लेकर दो शब्द कहना कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए तो आसान नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं चाहूँगा बखूबी जो विषय हमारे सामने संगोष्ठी के रूप में रखे गए हैं, उन पर कुछ दो शब्द बोलने की हिम्मत कर सकें। मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा वास्ता इतिहास विभाग से, हिंदी से मेरी अभिरुचि तो है, लेकिन हिंदी मेरा जुड़ा हुआ विषय नहीं है। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। राजभाषा बाद में बनी। कतिपय यहाँ के मंचासीन विद्वानों ने आप लोगों के पास ये जिक्र किया कि संविधान सभा की गोष्ठी हो रही थी, और संविधान सभा के सदस्यों को लगा कि किसी भी देश को संचालित होने में, लोगों को जागरूक करने में एक संपर्क भाषा तो होनी चाहिए। और इतिहास के अतीत में अगर हम देखें तो हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, और पूरा भारत सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के गुलाम था। और अंग्रेजों के आने के बाद तो भारत की जैसी लगता था कि मेन स्ट्रीम की भाषा ही अंग्रेजी हो गई। 1835 से मैकॉले ने अंग्रेजी की शुरुआत की, और अंग्रेजी की इतनी नशा हम तमाम के ऊपर सवार हुआ कि हम अपनी ही भाषाओं को अपने चारों तरफ रौंदते चले गए। और आज भी अमूमन हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम अंग्रेजी से ज्यादा है। हम ये भी सोचते हैं कि अगर अंग्रेजी हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे तो शायद उनको अच्छी नौकरी मिल जाए।
लालच उन दिनों भी था, लालच इन दिनों भी है, लेकिन अगर हम अपनी भाषाओं को लेकर भी आयात किए हुए भाषा, अंग्रेजी भाषा पर निर्भर रहेंगे, तो मेरा अपना बचेगा क्या? हैरत होती है कि हमारे सभागार में तमाम जो छात्र छात्राएं बैठे हैं या हम शिक्षक भी, सबों के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है, और अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर, उसमें भी हम लिखते हैं, हमारी देवनागरी अंग्रेजी की होती है, सॉरी, जो स्क्रिप्ट होता है वो रोमन होता है, लेकिन हम भाषा जो अख्तियार करते हैं वो हिंदी होता है। हम ना तो अंग्रेजी लिखते हैं ना ही हिंदी लिखते हैं। हम भाषा अपनी रख पाते हैं शायद हिंदी को, लेकिन स्क्रिप्ट रोमन ही चलता रहता है। ये उधारी कब तक चलेगी? और जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो हमें हिंदी दिवस के सरीखे भी ये सीखना होगा कि हम कम से कम अपनी भाषा की मर्यादा को समझें, क्योंकि किसी भी भाषा की तौहीन इसी तरह से होती है, दर बदर कदम कदम होती है। जब हम उसको सुचालित नहीं कर पाते, हम उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, तो हमारी भाषा ऐसे ही डवाडोल होते रहती है। ये ठीक बात नहीं है। और अव्वल तो ये कि हमें प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को एक सेलिब्रेशन रखना पड़ता है। ये हिंदी दिवस, हम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जन्म दिवस, हिंदी दिवस का भी जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि हिंदी दिवस हमें मनाने पड़ रहे हैं? क्या हिंदी हमसे इतना दूर चला जा रहा है कि हम याद करने के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं? हिंदी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, किताबों में, साहित्य में क्यों शामिल नहीं हो पा रहा? हम पढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी पुस्तक ढूंढते हैं तो हिंदी माध्यम की किताबें हिंदी के अतिरिक्त और भी विषयों को पढ़ने के लिए नहीं मिलती। आखिर मजबूरियां क्या है? हम कहां से छूट गए हैं? और हमारी खुद की भाषा अगर हमें बखूबी नहीं आती है तो इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है किसी भी लोगों के लिए, कि हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी तहजीब, हमारी अपनी संस्कृति भी एक दिवस के रूप में हमारे सामने आता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन कमजोरियों को हम अपनी मजबूती में बदलेंगे, एक ढाल बनाएंगे, और हिंदी जो संपर्क भाषा हो सकती है, पूरे देश में बोली जा सकती है, क्योंकि हम विविधताओं से भरे भाषाओं के देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन चल नहीं रहा है। राजनीतिक दल बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारत में हैं जो हिंदी के नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि आखिर हिंदी हिंदुस्तानियों के लिए क्यों जरूरी है। और हिंदी इतनी दारुण, इतनी करुणामयी, इतनी परिष्कृत भाषा है, इसको अगर सही से हम साहित्यिक लहजे में नहीं, बोलचाल के लहजे में भी बात करें तो एक विनम्र भाषा है। आप हिंदी में देख लें, आप अंग्रेजी में बोलते हैं कि आपको भी यू बोलते हैं और छोटे को भी यू बोलते हैं, लेकिन हिंदी कितनी विनम्र है कि आप छोटे को अगर तुम बोलने की गुस्ताखी करते हैं तो बड़े को आप कहना पड़ता है। ये हमारी भाषा की गरिमा है, डिग्निटी है, कि हम अपने छोटों को प्यार से तुम बोलते हैं, तुम पुकारते हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिससे हम अभिन्न प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको भी तुम बुलाते हैं। भगवान को हम कभी आप नहीं कहते। जब हम बेहद दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और भगवान को नहीं कहते भगवान आप आ जाओ, तुम आ जाओ। जो बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, वो खुदा जब तक उसको समझाया ना जाए कि बच्चे तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पापा हैं, तब तक वो तुम ताप चलता रहता है। ये भाषा की नाजुकता है कि हम तुम बड़ों के लिए तो यूज नहीं करते, लेकिन प्यार में हम तुम कहते हैं। जो खुदा को कह सकते हैं तो खुदा से जुदा सभी लोग हैं। और इस तरह से हम कहेंगे कि एक बड़े से साहित्यकार हुए हमारे देश में,
और रामधारी सिंह दिनकर, उसने भाषाओं को लेकर, और उनकी तो एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, बड़े ही फेमस है, बड़ी मोटी किताब है। और मैं समझता हूं कि न सिर्फ हिंदी के प्राध्यापकों को, छात्र छात्राओं को, बल्कि अन्य विषय जो भी पढ़ते लिखते हैं उनको भी संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ ही लेनी चाहिए, ताकि वो संस्कृति के बारे में, भाषा के बारे में, राजनीति के बारे में अच्छे से जान सके। वह हिंदी साहित्य से जुड़ी किताबें हैं, लेकिन ऐतिहासिक मर्मज्ञ होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि वह इतिहास की भी अच्छी किताब है। और उसी दिनकर के कुछ शब्द चुरा के आप लोगों के सामने में रखता हूं। कहता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह नर नहीं है, पत्थर है। जिसमें निज देश का, भाषा का प्यार नहीं है। अपनी भाषाओं से प्यार करना, अपनी संस्कृति से प्यार करना हमें आनी चाहिए। और जब तक हम अपनी भाषाओं को प्यार नहीं करेंगे, मेरा संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अधिक समय ले रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, थोड़ी देर के लिए संचालक महोदय। तो भाषा का इतिहास, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा भारतेंदु के बारे में, आधुनिक हिंदी के मर्मज्ञ रहे भारतेंदु जी। उसकी एक छोटी सी पतली किताब है, अंधेर में, शायद बहुत लोगों ने पढ़ा भी हो। इतनी पतली है कि पढ़ ही लेनी चाहिए। शुरुआत उसकी अंधेर नगरी से होती है, और बड़ा कौतूहल है उसको पढ़ते क्रम में। आप लोग पाएंगे कि कहानी किस तरह की, मूर्खों की कहानी जैसे लगेगी, लेकिन मैसेजिंग अच्छा है। जो पढ़े होंगे उनको तो गुदगुदी हो ही रही होगी, और जो नहीं पढ़े वो पढ़ लेंगे तो गुदगुदी होगी। बहुत ही अच्छी किताब। तो भाषा, हमारी हिंदी भाषा, इसको 3 तरह से कहते हैं कि हमारी भाषा मातृभाषा भी है, राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। जब हम देश के रूप में किसी एक क्षेत्र को समझते हैं, तो फिर उसमें मातृभाषा का महत्व हम समझ सकते हैं। क्योंकि जिस भूभाग में हम जन्म लेते हैं उसकी अपनी भाषा होती है, और वो भाषा हमारी वो होती है कि जब तुतलाते स्वर में हम पहली दफे कुछ बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते, तो हम पापा मम्मी के बारे में तो बोलते ही हैं, मम्मा कहते हैं। तो मातृभाषा की पहचान ये है कि बच्चे अपनी तुतली भाषा में बोलना किस तरह प्रारंभ करते हैं, वही हमारी मातृभाषा होती है, जिसको सिखाया गया बाद में पुरस्कृत करने के लिए। लेकिन भाषा तो वही होगी जो तुतलाती स्वर में हम पहली दफे बोलते हैं। और हमारे बच्चे, हिंदुस्तानी बच्चे और हिंदी क्षेत्र के जो उत्तरी भारत के बच्चे हैं, वो अगर पहली दफे बोलता है कुछ, तो मैं समझता हूँ कि और का अभ्यास जो भी है, कुछ बच्चे तो दद्दा भी बोलते हैं। दद्दा, आप सभी पंडाल में बैठे दद्दा का मतलब तो समझते हैं ना? बड़ा आसान है दद्दा बोलना, पप्पा सिखाया जाता है, दद्दा बोला जाता है। पता नहीं क्यों बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, हम बोलने लग जाते हैं। और क्योंकि घर के अंदर एक परिवेश है कि घर के अंदर हमारे माता पिता, चाचा बुआ, मौसी सब उसी भाषा में बोलती रहती है, इसीलिए हम उसको सीखने में देर नहीं करते। लेकिन अगर उसी भाषा को हम साहित्य के रूप में जानने की कोशिश करें, एक भाषा के रूप में जानने की कोशिश करें, तो कुछ न कुछ व्याकरणिक दोषों को हमें कम करना पड़ता है। और भाषा तो वही होगी जिसका व्याकरण होगा, जिसकी अपनी विशुद्ध लिपियां होंगी। तो भाषा का संबंध शुद्धता से भी है, और शुद्ध कोई भाषा हो इसके लिए व्याकरण की जरूरत होगी। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे भाषा हिंदी के ग्रामर भी है, एक विशिष्ट
लिपि में भी हम अपनी भाषाओं को लिखते हैं। तो इससे हमारी भाषा परिष्कृत होती है, अच्छी होती है। और इतने उपादानों के बावजूद भी अगर हम अपनी भाषाओं को और समृद्धतर नहीं बना पाए, तो इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं हो सकती कि हम हिंदुस्तानी हिंदी पर भी अपना जोर नहीं रखते। हिंदी भी हमसे फिसलती चली जाती है। ये हम हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदी भाषा भाषियों के लिए अच्छा नहीं। तो हमें अपनी उन कमजोरियों पर ध्यान देना होगा कि जब कभी भी हम मोबाइल से कुछ मैसेज करते हैं, या तो हम निरपेक्ष भाव से अंग्रेजी में कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम दो भाषाओं के बीच नहीं चलेंगे। आपको अंग्रेजी अच्छी समझ में आती है, अंग्रेजी पे कर लें, इससे कम से कम अंग्रेजी मजबूत हो जाएगा। आपकी ही, देश का तो नहीं भला होगा, आपकी भला हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैसेज हिंदी में करते हैं तो कम से कम देवनागरी भी अपनी अपनाइए, तभी जाके आपकी भाषा समृद्ध होगी, परिष्कृत होगी, और हिंदी दिवस का जो कुछ मतलब है वो सार्थक हो जाएगा। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, विभिन्न तरह के न्यायाधिकरणों में, न्यायालयों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में ये बाध्य किया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोग जो है, मातृभाषा जिसकी हिंदी है, कम से कम हिंदी में अपना कार्यक्रम रखें, पठन पाठन करें, संवाद करें, और इससे हिंदी को प्रचार प्रसार मिलेगा। और हिस्टोरिकली बड़ी गहमा गहमी थी। जब अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी मूल भाषा हुआ चली जा रही थी, जो भी मध्यम वर्ग पढ़े लिखे थे सारे लोग अंग्रेजी में बोलते थे, और अंग्रेजी एक समय में लिंगुआ फ्रैंका, हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी बहुत महत्व की लगने लगी। और अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझने के लिए अगर ये अंग्रेजी भाषा नहीं होती तो शायद हमारा देश जो आज आजाद है ये नहीं होता, या 1947 में कम से कम आजादी नहीं मिली। क्योंकि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं कि हम एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पाते, तो अपना दुख व्यथा कैसे एक दूसरे से शेयर करते कि सबों के दुख का कारण एक अंग्रेजी है और उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो अंग्रेजी भाषा का बड़ा मूल्य है। हमें अफसोस है कि हम हिंदी भाषा में उन दिनों अंग्रेजों से क्यों नहीं लड़ सके। वो एक हिस्टोरिकल अवरोध है कि हमारे क्षेत्रीय विस्तार, हमारे क्षेत्रों में अलग तरह की भाषाएं, रंग, रूप, संस्कृतियां, और कुल मिला के ये बाधाएं थी कि अंग्रेजों से हमें उन्हीं की अंग्रेजी भाषा में लड़ाई करना पड़ा। लेकिन अब अगर कोई अंग्रेज आ जाए तो आपको क्या लगता है कि हिंदी में लड़ेंगे? आदमी बरबस अगर प्रेम में बोलता रहता है तो हिंदी बोलता है, गुस्सा में तो अंग्रेजी बोलने लगता है। पता नहीं, जैसे ही गुस्सा हुआ कि हम अंग्रेजी दो चार लाइन झाड़ दें, टूटी सही। तो भाषाओं का अपना महत्व है। मैकॉले जब अंग्रेजी लाया था तो कहा था कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ रूलर्स, प्रशासकों की भाषा है अंग्रेजी। और आज भी हमारे न्यायालयों में, वरिष्ठ न्यायालयों में, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं चलती। जबकि 14 सितंबर 1949 को जब संविधान में भाषाओं को लेकर डिबेट चल रहा था, तो फाइनली संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान के सदस्यों ने यह माना कि भारत में अगर कोई संपर्क भाषा हो सकता है तो वह हिंदी ही हो सकती है। और हिंदुस्तानियों के लिए हिंदी मुफीद है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं गद्दा। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हिंदू को गौरव प्राप्त है कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी ही होगी। और क्योंकि हम केवल हिस्टोरिकली देखें तो अंग्रेजों के काल में हिंदी प्रॉपर नहीं बोल रहे थे, और इसीलिए संविधान विशेषज्ञों ने ये बाध्यता उत्पन्न की। और अगर हम संविधान में विशेष अध्यायों की बात करें तो मुझे याद आ रहा है कि कुल 18वां भाग है इतिहास संविधान का, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हिंदी भाषा के बारे में बात की गई है। और बाद में हिंदी के अलावे अगर कोई भाषा को भी तरजीह दिया जाना था भारतीय कार्यालयों के लिए या कामकाज में, तो उसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई, जिसको हम 8वीं अनुसूची शायद कहते हैं, मैं भूल रहा हूं तो माफ करेंगे।
और उसमें ढेर सारी भाषाओं को जगह दी गई, उसके लिए अनुसूची लाना पड़ा, लेकिन मूल संविधान के तहत ही हिंदी को राजभाषा के रूप में हमने मान्यता दी। और 351 अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस अनुच्छेद में अपने अधिकार के तहत हिंदी को प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सभा सदस्यों को लगता था कि जो भारतीय संस्कृति है, जो क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं की विविधता है, अगर उन भाषाओं पर एक हिंदी संपर्क भाषा के रूप में नहीं लाई गई तो भारत भाषा के तौर पर भी एकीकृत नहीं होगा। और भाषा के तौर पर भी अगर हम एकीकृत नहीं हो जाएं तो लाख ढोल पीटते रहें, भारत राष्ट्र के रूप में तब्दील नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाषा हमें जोड़ती है, भाषा हमें अपनेपन का सबक देती है। जब हमें भाषा ही अपना मुकम्मिल नहीं मिलेगा, हम अपनी भाषाओं में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी बात, अपना दुख, अपना कष्ट शेयर नहीं कर पाएंगे। इस भाषा दिवस, हिंदी दिवस मनाने का ये अनवरत चल रही एक कारवां होगी, हम शायद ही कभी मंजिल पर पहुंच पाए। ये कहना दुखद है, लेकिन अगर हम आप कोशिश करेंगे तो शायद हिंदी दिवस को मनाने की जरूरत नहीं होगी। हिंदी पूरे देश में पूरे आयाम से, पूरे शक्ति के साथ पुरजोर हिंदी इतनी एक तूफान के रूप में फैलेगी कि फिर हिंदी दिवस हम मनाएं अथवा ना मनाएं इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक हम मैसेजेस रोमन के स्क्रिप्ट में लिखते रहेंगे, हमारे बच्चे ऐसा ही अभ्यास करते रहेंगे, तब तक हिंदी दिवस मनाने से भी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में तब्दील नहीं होगी। क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक दिन तब्दील कर दें। और जब राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी, राष्ट्र के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिंदी भाषा में बात करने लगेंगे, हिंदी के साहित्य को पढ़ने लगेंगे। हिंदी में जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की बातें हो रही है, कक्षाएं हो रही है, सब में हिंदी से किताबें छपने लगेगी, तब जाके शायद हिंदी दिवस को मनाने की उतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक उस मुकाम तक हम नहीं पहुंचते, हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत होगी। और इसकी मंजिल यही है कि हम हिंदुस्तान के लोग हिंदी को बोलें, लिखें, साहित्य पढ़ें और इसको पुरजोर समझने की कोशिश करें। जब हम इन सभी कठिनाइयों से उबर जाएंगे, उस दिन हिंदी भाषा दिवस के रूप में आज जो हम मना रहे हैं, यह अपनी मुकाम पर होगा। और फिर हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, और मातृभाषा तो कतिपय वो है ही, उसके लिए तो कोई जद्दोजहद नहीं है। हम उत्तर में रहने वाले भारतीयों के लिए हिंदी मातृभाषा है। और मैं समझता हूं कि मैंने बहुत समय लिया, मैं माफी चाहता हूं। पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मंचा से सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, विशेष आभार। थैंक यू।